स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जिसका नाम है अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। हाँ दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम इस प्रमेय को समझेंगे कि क्या कहती है ये प्रमेय, और इस प्रमेय पे बेस एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सवाल भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मूलभूत प्रमेय को शुरू करने से पहले पिछली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.1 का अंतिम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो रह गया था दोस्तों। तो पहले हम उसको कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि यदि संख्या 408 तथा संख्या, ये मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक को 1032x माइनस 408 मल्टीप्लाई 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात करो। तो दो संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं हम पहले वाली वीडियो के अंदर सीख चुके हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं। संख्या हमारे पास एक है 408 और दूसरी है 1032। तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो हम यहाँ अंदर ले लेते हैं, 1032 408। तो इसको हम भाग देंगे तो 2 पे जाएगा, 16 और ये 8। तो यहाँ पे आ गया 6 और 2 में से गया 1 और ये आ गया 2। इसके लिए हम यहाँ पे एल्गोरिदम लिखते थे, ठीक है। एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, ये 1032 इक्वल टू 408 मल्टीप्लाई 2 और शेषफल प्लस में आ गया 216। फिर हम यहाँ नया भाग का निशान और बनाते हैं। यहाँ पे भाग का निशान बनाते हैं। ये 408 जो है वो इसके अंदर आ जाता है, ये वाला 408 यहाँ आ जाता है, और 216 का इसमें भाग देना है। तो ये एक बार ही जाएगा 216, ये आ गया 2 और यहाँ पे 10 में से गया 9, 3 में से गया 192। इसका एल्गोरिदम हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो वो आ जाएगा 408 इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई 1 प्लस 192। नेक्स्ट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। 216 आ जाएगा अंदर, 192 का भाग जाएगा तो ये एक बार भी गया, और शेषफल आ गया हमारे पास, यहाँ आ गया 4 और ये 11 में से 2। इसका एल्गोरिदम यहाँ लिख देते हैं। 216 इक्वल टू 192 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। तो इसके अंदर आ जाएगा 192, तो ये चला जाएगा 8 पे चला जाएगा, 8 चौके 32, 3 असल 16 और 3 19। तो शेषफल दोस्तों यहाँ हमारा 0 आ गया। इसका मतलब एक बार इसका एल्गोरिदम लिख देते हैं। 192 इक्वल टू 24 प्लस मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाता है तो 24 जो है वो आपका HCF हो जाता है, या यहाँ से लिखो तो ये जो भाजक है आपका वो HCF हो जाता है। तो देखा हमने दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 408 व 1032 का HCF हमारे पास आ गया 24। और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन के अंदर दिया है, ये आप यहाँ देख पा रहे हो कि HCF को 1032x माइनस 400x मल्टीप्लाई 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये चीज़ हम 24 जो हमारे पास आया है उसके इक्वल रख देंगे। तो लिख लेते हैं इसको 1032x माइनस 400। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार 1032x माइनस 408 इंटू 5 इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा अपना 1032x, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2040 का पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा 2064 बन जाएगा, ये 2064। और ये 1032 है ही अपने पास। तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो 2064 डिवाइड 1032, इसको काटा तो ये 2 पे, यानी कि x का मान हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया दोस्तों। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन जो 2.1 का था वो कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं अब एक्सरसाइज 2.2। तो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, है ना। तो हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, है ना। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें केवल और केवल इसमें सिर्फ 2 जनों का ही भाग जाता है, एक तो एक का और एक समय का। ऐसी संख्याएं जिसमें केवल 2 जनों का ही भाग जाए, एक का और समय का, तो वैसी संख्याएं जो हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब दूसरा है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होगा कि इसमें 2 या 2 से अधिक का भाग जाएगा। इसमें क्या है, 2 से अधिक, 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम एक एग्जांपल लें, मान लो मैंने यहाँ पे एक संख्या ली 3। अब 3 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है और खुद 3 का जाता है। तो 3 जो संख्या हुई वो हुई अभाज्य। और हमने यहाँ पे संख्या ली जैसे 4। अब 4 में किस किस का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है और 4 का खुद का तो जाएगा ही जाएगा। यानी कि इन 2 जनों का, एक का और समय का, ये तो भाग सारी संख्याओं में जाता है। इसके अलावा अब देखो इसमें 2 का भी भाग जा रहा है। तो कुल मिला के भाग जाने वाली संख्याएं 2 से अधिक हो गई ना, 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। तो ये जो 4 है ये भाज्य संख्या की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और एक खास करके आपको बता दूं एक के बारे में कि एक संख्या भाज्य है या अभाज्य है। एक भाज्य है अथवा अभाज्य है। तो दोस्तों एक के बारे में हम ये देखें कि एक में भाग जाने वाली संख्या कौन है, एक, और खुद भी ये क्या है, एक। तो इसमें कुल मिला के भाग जाने वाली संख्याओं की गिनती कितनी हुई, सिर्फ एक ही हुई। इसका मतलब ये हुआ कि एक को हम ना तो भाज्य में रख सकते हैं और ना ही अभाज्य की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि एक को ना तो भाज्य में रखा है और ना ही अभाज्य में रखा है। अब 2 से आगे वाली संख्याएं, हम 2 का जिक्र करें कि 2 भाज्य में आएगी या फिर अभाज्य में आएगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 2 में कौन किस किस का भाग जाता है। 2 में एक तो 1 का जाता है और एक खुद 2 का जाता है। इसके अलावा और कोई भी दूसरी संख्या जो है वो मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2
जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है। तो देखा दोस्तों कि वैसे अगर हम जनरली देखते, इस नियम को ध्यान में नहीं रखते हुए देखते, तो 2 हमें भाज्य की तरह लगती, क्योंकि हमारे दिमाग में शुरू से ऐसे ही बैठा रहता है। तो हमें यहाँ पे इस भाजकता के नियम को ध्यान में रखना है कि जिस संख्या में 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है, 2 का तो हर संख्या में जाता ही जाता है। 2 कौन कौन सी? एक तो खुद हो गई और दूसरी 1 हो गई। उसके अलावा किसी तीसरी चौथी संख्याओं का भाग चला जाता है तो उस संख्या को अपने क्या कह देते हैं कि वो भाज्य संख्या है। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं का कंसेप्ट आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं अंकगणित की मूलभूत प्रमेय का। तो मूलभूत प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या, यानी कि इसकी डेफिनेशन की बात करें, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन हमें क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। और अगर गुणनखंड में क्रम का महत्व न रखें, तो यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। तो दोस्तों ये जो हमने डेफिनेशन एक साधारण शब्दों में लिखी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। आपको मैं समझा देता हूँ कि जैसे हमने कोई संख्या यहाँ पे ली, मैंने लिख दिया ये कोई संख्या है 10, और 10 हम जानते हैं कि एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 10 के अंदर 1 का, 10 का और 5 का और 2 का, इन सब का भाग जा रहा है, तो ये एक भाज्य संख्या है। अब ये डेफिनेशन क्या कह रही है मूलभूत प्रमेय, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम 10 को कैसे लिख सकते हैं? 1 का भाग इसमें जाता ही है, तो 1 तो हम चलो बाद में लिख लेंगे। जैसे 10 के अगर फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो 2 गुणा 5 हम लिखते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे 2 भी अभाज्य हो गया और 5 भी अभाज्य। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास भाज्य संख्या थी और ये हमारे पास अभाज्य संख्या आ गई, और ये भी हमारे पास अभाज्य संख्या आ गई। तो यही मतलब है इसका कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल के अंदर चाहो तो 1 भी लगा सकते हो, क्योंकि 1 भी इसका मल्टीपल है ही, ठीक है। अब यहाँ ये जो दूसरी नीचे लाइन कह रहा था कि अगर गुणनखंड में क्रम का महत्व ना रखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मैंने 2 गुणा 5 लिखा, इसको मैं 5 गुणा 2 को 2 गुणा 5 से अलग अगर ना मानूं, यानी कि इसमें ऑर्डर का महत्व ना हो, तो वो जो गुणनखंड हमारे पास आया 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2, ये दोनों एक ही चीज़ है। महत्व ना रखने का मतलब है कि दोनों में अगर क्रम का महत्व नहीं हो तो ये जो गुणनखंड आएगा वो अद्वितीय आएगा। अद्वितीय मतलब ये है कि वो यूनिक होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि 10 के फैक्टर 2 और 5 ही होते हैं, तो यही इस प्रमेय का मतलब है।
तो इस प्रमेय के आधार पे अब हम कुछ इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें क्वेश्चन ये दे रखा है पहला, जिसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें एक हमें पूछ रहा है, ये निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। ये जो संख्याएं दे रखी हैं इसमें हमें गुणनफल के रूप में, इसके पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है और फिर इनके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका हम छोटी क्लासों से ही जानते हैं। तो इसमें हम जैसे यहाँ पे पहले संख्या ले 468, सॉरी ये 468। अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो हम इस तरीके से लिख 468, इसके हम गुणनखंड करते हैं तो 2 2 2 4 3 4, 2 का फिर जाएगा 1 1 और 7। अब यहाँ पे 117 में 3 का भाग पता लगाने के लिए 1 और 1 2 और 7 9, यानी कि 3 का भाग इसमें चला जाएगा। 3 तिया 9, 3 में 27, 3 का फिर जाएगा 1 और 3 13, 13 के अंदर फिर 1। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों 668 के अभाज्य गुणनखंड क्या आगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। और हाँ दोस्तों, अगर यहाँ इस पे अपने एक गुणा में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये अपने आप अंडरस्टूड ही होता है दोस्तों। तो इसको लिखो या ना लिखो। तो हमने 468 जो कि एक भाज्य संख्या थी उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ करके लिख दिया। इसी प्रकार दोस्तों और भी बाकी सवाल आप कर सकते हो। इसमें मैं कोई एक और सवाल कर देता हूँ। कुछ ये अपने 4th ले लेते हैं, जैसे 38 25। अब इसके अभाज्य गुणनखंड अपने करें तो यहाँ हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों भाजकता के जो नियम है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है ना। तो वो हमें नियम जो छोटी क्लासों से ही हमें सिखाए जाते हैं वो यहाँ पे अगर हमें ध्यान में रहे तो वो बहुत कारगर होंगे। यहाँ पे अगर उस नियम को थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ बता देता हूँ कि जैसे 2 का भाग किस में जाता है, अंतिम जो अंक होता है, अंतिम अंक जो है वो सम होना चाहिए। अंतिम अंक सम हो उसमें 2 का भाग जाता है। 3 का भाग किस में जाता है, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, है ना। जैसे अंकों का जोड़ करके देख लेते हैं, अंकों का जोड़ कितना आ रहा है 3 और 8 11 और 2 13 13 5। जैसे अंकों का योग इसी में हम चेक करें तो 3 + 8 + 2 + 5, तो यह 11 हो गया। 11 2 13 13 5 18। तो 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये आपका 3 से विभाज्य होगा। तो 3 2 6 पे गया, तो यहाँ 22 3 7 21 1 और 15। समझ में आ गया दोस्तों। अब उसके बाद 4 का भाजकता का नियम देखते हैं। तो 4 का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, 4 से विभाज्य हो। ठीक है, लास्ट के 2 अंक देखते हैं। और 5 का नियम तो आप जानते हो कि अंतिम अंक 0 या 5 हो। तो एक बार इतने अंक अपने नियम अपने को ध्यान में रहेंगे तो भी काफ़ी
सवाल जो है वो जल्दी हो जाता है, बाकी आगे वाले आप लोग जानते होंगे। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अब 3 की और भाजकता का नियम और देखूँ तो 3, ये इनका जोड़ देखूँ तो 3 10 15, 3 का भी इसमें और जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब यहाँ पे अपने और चेक करें तो ये हो जाएगा 6 5 11, इसका मतलब 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 8 40 और 5 5 25, फिर 5 का जाएगा, 5 1 5 और 3 5 7 35 और ये 17 का जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ हमने इसके गुणनखंड या भाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 17। तो ये इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इसके और भी 2-3 पार्ट आपके पास बच गए हैं, ये वाले आप कर लेना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें यहाँ दे रखा है यहाँ ले लेता हूँ मैं इसको। इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कोई भी हमारे पास 2 संख्याएं होती हैं जिसका हम HCF या LCM निकालते हैं, तो वहाँ पे हमें ये एक संबंध दिया गया है कि यानी कि दोनों जो संख्याएं हम जिसका भी HCF LCM निकाल रहे हैं कि कोई भी संख्या है नंबर 1, या इसको ऐसे लिख लो कि कोई भी आपकी पहली संख्या और दूसरी संख्या, 2 संख्याएं होती हैं, इन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है वो HCF मल्टीप्लाई LCM के इक्वल आता है। ठीक है, हमेशा ही ऐसा होता है। अब इस बात को हमें इन सवालों के अंदर प्रूफ करके दिखाना है। तो जैसे पहले सवाल के अंदर हमें दिया है कि 96 और 404 इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो HCF LCM के इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम निकाल लेते हैं। अगर यहाँ ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि अगर सवाल के अंदर हमें HCF और LCM दोनों ही निकालने हो तो हमें पहले इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने चाहिए। अगर सवाल में हमें केवल HCF निकालना है तो आप यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके आप HCF निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें अब मुझे दोनों निकालने हैं तो बेटर ऑप्शन मेरे पास यही रहेगा कि मैं इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लूँ इस तरीके से। 404, अब इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से इधर डिवाइड किया 4 और 8, फिर 2 से किया 24, 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6 और 2 से किया 3, इधर 2 से डिवाइड किया तो 2 0 2, फिर 2 से किया। अब यहाँ पे 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग, अंकों का योग 2 आ रहा है, इसका मतलब 3 का भी नहीं जाएगा। तो इसमें अब किसका भाग जाएगा ये हमें देखना है। तो 101 में अब 101 का ही जाएगा, 101। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ 96 के मल्टीप्लाई आ गए, 2 गुणा कितने हैं, 5 बार 2 है और 1 3 है, और 404 के हमारे पास मल्टीप्लाई आ गए 2 गुणा और आ गया 101। ठीक है, अब यहाँ हमें दोस्तों HCF निकालना है। तो HCF हम कैसे निकालते होते हैं कि दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने होते हैं। तो यहाँ से हम ये जैसे दोनों में ये 2 कॉमन आ रहा है और इसमें ये दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, 100 ऊपर है नहीं, बाकी ये 3 और 2 और है नहीं, तो यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा और ये हमारा HCF आ गया 4।
अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम नंबर यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई अपने को निकालना होता है, यानी कि सबसे अधिक पावर वाला जो गुणांक है वो हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ मैं एक बार दोबारा इधर अगर लिखूँ इसको, अगर इस फॉर्मेट में यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 की मैक्सिमम घात कितनी आ रही है, 2 की घात आ रही है हमारे पास 5 और 3 की घात आ रही है 1। इधर 2 की घात आ रही है 2 और 101 की घात आ रही है 1। तो एलसीएम निकालते समय दोस्तों हमें, एलसीएम मैं यहाँ लिख देता हूँ, एलसीएम निकालते समय हमें क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम पावर लेनी होती है। जैसे 2 की यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पे 2 है, तो हम ये वाला लेंगे, 2 की पावर 5 यहाँ ले लेंगे। और फिर 3 हमारे पास एक बार आया है, यहाँ एक बार भी नहीं है, तो हम 3 को एक बार ले लेंगे। उसके अलावा 101 एक बार आया है तो वो 101 भी ले लेंगे। इन सारों का मल्टीप्लाई हम करके देखें तो 2 की पावर 5 के मल्टीप्लाई का मतलब हो गया 2 4 8 16 32। तो ये हो गया हमारे पास 32। तो 2 की पावर 5 का मतलब हो गया दोस्तों 32 और 3 इंटू 101। तो ये हो गया आपका 96 इंटू 101 मल्टीप्लाई होकर के आ गया हमारे पास 96। तो एलसीएम दोस्तों हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है वो हम प्रूफ करके देखते हैं कि दोनों संख्याओं का नंबर यानी कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। तो पहली संख्या हमारे पास दोस्तों यहाँ पे ये दे रखी है 96 मल्टीप्लाई 404 और इधर हम HCF हमने निकाला है 4, LCM निकाला है 96 और 96। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 404 का 96 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6 चौके 24 और 6 चौके 24, 9 चौके 36 और 9 चौके 36। तो ये आ गया 4878 38,784 आ गया 38,784। और इधर वाली साइड का देखें तो 96 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 6 चौके 24, 2 SL 36 और 2 38, 3 SL 24 और 3 27, 2 SL और 36 और 2 38। इधर भी दोस्तों हमारे पास 38,784 आ गया। तो यहाँ पे हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमें ये प्रूफ करके दिखाना था। और भी जो इसके सवाल हैं वो आप कर सकते हो। अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने को कह रहा है। तो ये दोस्तों सवाल बिल्कुल दूसरे सवाल के जैसे ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि 2 संख्याओं की बजाय यहाँ पे हमारे पास 3 संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना होगा इसमें, जैसे मैं पहले सवाल ले लेता हूँ 2, 12, 15 और 21 का हमें ये दोनों निकालने हैं HCF LCM। जब हमें दोनों निकालने होते हैं तो आपको बताया है कि इन तीनों संख्याओं का क्या करेंगे, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे 2 के निकालूँ तो 6, और 2 से डिवाइड किया तो 3, 3 से डिवाइड किया तो 1, 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, 3 से किया 7, 7 से किया 1। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 12 के अभाज्य गुणनखंड हम लिखें तो 2 गुणा 2 गुणा 3 आ गए, और 15 के लिखें तो 3 गुणा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों अगर आप लिखते समय ध्यान रखें, जैसे 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5 है, तो मैं इसको अगर इस 3 को यहाँ ना लिख करके इसको मैं अगर यहाँ लिखूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, ठीक है। और 21 के मैं लिख दूँ यहाँ पे 21 के 3 गुणा 7 है, तो 7 ऊपर नीचे कहीं नहीं दिख रहा है, थोड़ा अलग लिख देता हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, HCF निकालने के लिए हम जानते हैं कि कॉमन फैक्टर लेते हैं ऐसी संख्या जो सभी में आई। तो ऐसी संख्या सिर्फ हमारे पास ये ही आ रही है जो कि तीनों में है, तो यहाँ इसका HCF आ गया 3। और LCM के लिए हम क्या करते हैं, इसकी पावर देख लेते हैं। 2 की पावर जैसे 2 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर यहाँ पे हमारे पास 1 है, और 5 की पावर भी 1 है। इसको भी आप चाहो तो उसी तरीके से लिख सकते हो, 3 के नीचे ही लिखना चाहो तो, ठीक है। और यहाँ पे 3 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। तो हमने यहाँ देखा कि इसमें LCM निकालते वक्त हमें मैक्सिमम पावर वाले डिजिट है वो लेने पड़ते हैं। जैसे 2 की पावर यहाँ 2 बार है तो ले लिया दोनों बार, 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 3 की पावर 1 बार आ गई, ठीक है। 5 की पावर 1 है तो वो भी ले लिया 1 बार, 7 की पावर 1 है तो वो भी 1 बार ले लिया। तो ये हो गया मेरे पास 2 का वर्ग 4, 4 3 12, और 12 5 60, और 60 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 सिक्के 42, यानी कि 420 आ गया LCM। तो बस दोस्तों हमें ये निकालना था HCF, इधर आपने 3 निकाल ही लिया HCF, है ना, 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों इसके और भी क्वेश्चन जो है वो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बता रहा है कि किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान में एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कि कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो इस सवाल को दोस्तों समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका डायग्राम बन के समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार पथ के ऊपर 2 जने यहाँ से जो रेस स्टार्ट करते हैं, एक हमारे पास रमन है जो कि 18 मिनट में चक्कर पूरा करता है, एक हमारे पास अनुप्रिया है जो कि 12 मिनट में चक्कर जो है वो पूरा करती है। दोनों एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हमें ये देखना होता है कि इन सवाल में हमें HCF निकालना है या फिर LCM निकालना है। तो इसका आइडिया आप लोगों को कैसे लगे, है ना, वो चीज़ हमें पता लगाने के लिए आप लोगों को जो 2 संख्याएं होती हैं उसका HCF LCM और उन संख्याओं के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। रिलेशन दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि हम
HCF निकालते होते हैं और यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर होते हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, है ना, कोई भी संख्याएं होती हैं, और एक हम निकालते हैं LCM। ठीक है, तो इनमें खासियत क्या होती है दोस्तों कि ये जो आप HCF निकालते हो, इस HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा ऐसा गुणांक जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन हो, यानी कि इस HCF का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। भाग की अगर बात करें तो HCF का भाग इन दोनों संख्याओं में हमेशा पूरा पूरा जाता है। ठीक है, और LCM के बारे में क्या होता है कि ये दोनों संख्याएं इस LCM को डिवाइड करती हैं हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैसे नाम तो है, LCM का नाम क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका नाम तो है लिस्ट, यानी कि सबसे छोटी से छोटा उभयनिष्ठ गुणांक। अब गुणांक है इसलिए संख्या तो क्या आती है, संख्या तो हमेशा आती है बड़ी, बड़ी या इन दोनों नंबर में से किसी के बराबर या फिर बड़ी आती है। और ये जो HCF होता है, नाम तो इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, यानी कि बड़ा सबसे कॉमन फैक्टर। ये नाम तो इसका बड़ा है, लेकिन ये संख्या जो है ये कम आती है इन दोनों नंबर की बजाय, इन दोनों नंबर से ये संख्या कम आती है। और ये जो LCM होता है वो इन दोनों नंबर से बड़ा आता है, या बराबर भी हो सकता है, या बराबर भी हो सकता है, इधर ये कम आता है या ये बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी बात को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे हम ऊपर वाले सवाल की बात करें, जैसे ऊपर वाले सवाल में हमने निकाला, ये हमारे पास 3 संख्याएं थी, 12, है ना, यहाँ देखो ये हमारे पास 12 था, 15 था और 21 था। अब इसका HCF जो आया हमारे पास, आपने देखा कितना आया, 3 आया। हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर था वो कितना आया, 3 है, जो कि इन तीनों संख्याओं से छोटा है। आ रही है बात समझ में। और ये जो 3 है, ये 3 इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करता है। 3 का भाग 12 में भी जाता है, 15 में भी जाता है और 21 में भी जाता है। वो ऑब्वियसली जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि 3 इनका मल्टीपल ही तो होता है कॉमन। ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन हमें दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन हमारे पास लैंग्वेज में आएगा उस समय हमें ये पता लगाने में मतलब आसानी रहेगी कि हमें सवाल के अंदर HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब LCM की बात करें तो यहाँ LCM कितना है, 420, जो कि इन तीनों नंबरों से बड़ी संख्या है। मतलब इन तीनों संख्याओं का भाग जो है इस LCM में जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब यहाँ हमें ये देखना है कि जो रमन है वो पूरा राउंड इसके अंदर लगाता है। रमन को राउंड लगाने में जैसे 18 मिनट लग गए, 18 मिनट में ये यहाँ पे घूम के वापस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, और अमन जो है, जब रमन 18 यानी कि अमन जो है, अमन 12 मिनट में चक्कर लगाता है, यानी कि जब आपके 12 मिनट होंगे, 12 मिनट होंगे जब, तो अमन वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा। रमन कहीं पीछे रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा। मान लो सपोज करो रमन कहीं यहाँ पीछे बैठा है और अमन यहाँ पे आ गया है, 12 मिनट हुए तब। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब रमन यहाँ पे 18 मिनट में जब रमन यहाँ पहुँचेगा तो अमन क्या इससे आगे निकल जाएगा, अमन क्या करेगा, इससे आगे वाली कहीं पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों 12 या 12 से कम के नंबर पे तो कहीं भी आपस में मिल नहीं सकते। 12 या 18 मिनट से कम वाले टाइम के अंदर तो ये मिल नहीं सकते, नहीं मिल सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिचुएशन के अंदर
HCF तो हम निकालेंगे नहीं, HCF तो इसमें इनवैलिड हो गया। अब बचा क्या, LCM, क्योंकि LCM क्या करता है कि LCM जो संख्या होती है, जो दिए गए हमारे पास नंबर हैं 12 और 18, उससे बड़ी संख्या आएगी, यानी कि ये 12 या 18 से बड़ी संख्या में ही दोनों मिल सकते हैं। और वो बड़ी संख्या कौन सी है या कौन सी मिनट है, उसका हम पता लगा लेंगे इन दोनों का LCM निकाल करके, LCM निकाल लेंगे। ठीक है। अब इस सवाल में देखो, अगर हमें इस सवाल में सिर्फ LCM ही निकालना है तो हम जानते हैं हमारे पास ये मेथड भी है, जैसे 12 यहाँ लिख लिया, 18 लिख लिया, डायरेक्ट इनका एक साथ ही कर दो। तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 का किया 6, फिर 2 का किया 9, और ये 2 का किया 3, और फिर 2 का नहीं गया तो 9, ऐसे कैसे 3 से डिवाइड किया 1 और 3, और फिर 3 से डिवाइड किया 1 और 1। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 36 आ गया हमारे पास। यानी कि 36 मिनट पे ये दोनों जो हैं वो आपस में मिलेंगे। तो आई बात दोस्तों समझ में। 36 मिनट का मतलब ये है कि रमन के 2 राउंड पूरे होंगे 18-18 मिनट 36 के, और अमन के 12-36 3 राउंड पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट जो आप देख रहे हो, ये कंसेप्ट हमें सहायता करता है कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। एलसीएम में एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है ना, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है ये, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाएं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ये हमें यहाँ पे दोस्तों दे रखा है। तो अब इसमें हम समझने की बात करें कि इसमें हम कैसे समझें कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे संख्याएं हमें दे रखी है 60, 84 और 108। इन संख्याओं में अगर हम बात करें कि हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा या एलसीएम निकालना है, तो आप दोस्तों इसके अंदर इस बात पे गौर फरमाओ कि बराबर बराबर संख्या में संख्या बराबर बराबर होनी चाहिए और एक ही विषय के प्रतिभागी कमरे में बिठाए जाते हैं। तो कमरों की न्यूनतम संख्या हमें पता लगानी है। तो देखो कमरों की न्यूनतम संख्या कब होगी, जब हम कमरे के अंदर बराबर बराबर संख्या में मैक्सिमम स्टूडेंट बिठा पाएंगे, यानी कि मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन स्टूडेंट हम अगर पता लगा लेते हैं तो हमें कमरों की संख्या क्या मिलेगी, न्यूनतम मिल जाएगी। यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस सवाल में हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकाल लेते हैं तो इनके अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे 60 के, 84 के और 108 के। तो 2 के निकाले तो ये है 30, फिर 2 का किया 15, फिर 3 का किया 5 और 5 का किया तो 1। इधर 2 का किया 42, 2 से डिवाइड किया 21, 3 से किया 7 और 7 से डिवाइड किया 1, 2 से किया 5, 4, 2 से 27 और फिर 3 से डिवाइड किया 9 और 3 से डिवाइड किया 3 और 1।
तो यहाँ पे इनको मैं लिख लेता हूँ 60 के मल्टीप्लाई आगे 2 मल्टीप्लाई 2 3 इंटू 5 और 84 के हमारे पास आगे 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 बड़ा, चलो मैं 3 के नीचे लिख देता हूँ और बाकी 3 में थोड़ी अलग लिख लेता हूँ इधर। सॉरी 84 के 3 के बाद 7 है, इसको हटा दूँ। 3 के बाद अगला मल्टीप्लेस का क्या है 7 है। उसके बाद आगे 108 के लिखूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर आ गया 3 और फिर ये 2 3 में इधर अलग लिख देता हूँ, 3 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे अपने HCF निकालें तो HCF हमारे पास यहाँ से इजीली मिल जाएगा, है ना। ये यहाँ से ये आ गया 2, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। अब 5 7 3 इधर और कोई कॉमन है नहीं, इसलिए हमारा आंसर आ गया 12। यानी कि इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 12 जो विद्यार्थी है, 12 विद्यार्थी हम बिठा सकते हैं। ठीक है, 12 विद्यार्थी यानी कि अब अगर देखो 12 प्रत्येक कमरे के अंदर 12 विद्यार्थी बिठाए जा सकते हैं। ये बात हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा है कि बराबर बराबर संख्या में प्रत्येक विषय के बिठाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये चीज़ हमें यहाँ नहीं पूछी है। यानी कि हमारे से कमरों की संख्या पूछी है, तो हम कमरों की संख्या कैसे निकालेंगे वो आप यहाँ पे इस तरह के देखोगे। तो अब कमरों की संख्या की बात करें, देखो ये जो आपके 60 वाले जो विद्यार्थी हैं ये हिंदी के हैं और 84 वाले या गणित अंग्रेजी के हैं और जो 108 वाले हैं वो गणित के हैं। तो 60 यानी कि 12 विद्यार्थी लोगे सारों में। अब 12 विद्यार्थी आपने ले लिए, यानी कि ये पार्ट आपने ले लिया। 60 12 5 60, यानी कि हिंदी वालों के लिए आपको कितने कमरों की ज़रूरत पड़ेगी? हिंदी वालों के लिए कमरों की ज़रूरत पड़ी हमें 5, क्योंकि 12 5 60 होता है। या ये समझ लो कि ये 5 जो बच गया था हमारा मल्टीपल, हिंदी वाले के लिए हमें 5 कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही अंग्रेजी वालों के लिए हमें कितनी पड़ेगी? 12 7 84, यानी कि ये 7 हमारा बच गया। तो ये अंग्रेजी के लिए हमें 7 कमरों की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके कमरे आ गए। ठीक है, कमरे आ गए। और गणित वालों के लिए हमें 3 × 2 यानी कि 9 कमरों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कुल कमरे हमारे पास कितने आ गए? कुल कमरे इनको जोड़ लो, ये हो गए 12 और 9 21, यानी कि 21 कमरों की दोस्तों हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखा दोस्तों, इस सवाल के अंदर जो HCF था वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा था। HCF हमें निकालना पड़ा और उच्च हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की सहायता से हमें न्यूनतम कमरे पता लगा लिए। यानी कि कमरे न्यूनतम करने के लिए हमें पता लगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट हमें निकालने पड़ेंगे, मैक्सिमम कॉमन स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये सवाल दोस्तों बड़ी ही आसानी से हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। इसी प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को डिजिटल मैथ्स विद क्रांति को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।